अच्छा, सबसे पहले हम फोल्डर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे सबसे पहले आपके पास एक ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, इस तरीके से गेट स्टार्टेड की, जैसे कि हम न्यू विंडो ओपन करते हैं तो ऐसी विंडो जो है वो आपके पास ओपन होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने फ़ोल्डर बनाना है, तो आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे आके एक नया फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, फ़ोल्डर का नेम आपने देना है, लेट से आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम है, लेट से मेरे प्रोजेक्ट का नेम है कार फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये आपका फ़ोल्डर का नाम है। यहाँ से आपने फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर पड़ा हुआ है कार फर्स्ट के नाम से, फ़ोल्डर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब फोल्डर के अंदर आपने फाइल्स को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से भी प्लस सिंपल क्रिएट कर सकते हैं फाइल इसके अंदर। तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी, लेट से index.html के एक्सटेंशन के साथ। देन यहाँ पे कोर फाइल क्रिएट करूँगी जो कि है stylesheet.css। ठीक है, इंडेक्स के ऊपर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सी DOC अगर हम लिखें ना तो इस तरह का हमें पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लेकिन अगर हमने खुद से क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे HTML। ठीक है, HTML के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है हेड, एक चीज़ हेड है एंड दी सेकेंड वन इज़ दी बॉडी। ठीक है, हेड और बॉडी में डिफरेंस क्या होता है, हेड के अंदर आपके पास हेड की चीज़ आती है, बॉडी में बॉडी की चीज़ आती है। अगर मैं इसको सेव करूँ सिंपल स्ट्रक्चर के साथ और इसको अगर ओपन कर लूँ ब्राउज़र पे तो ये ऐसा भी शो हो रहा है index.html हमारे पास। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो एक्सटेंशन है वो .html थी और फाइल का नेम था इंडेक्स। तो इस वजह से हमें फ़ाइल जो सेव हुई है वो index.html के नाम से सेव हुई है। अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम हेड के थ्रू चेंज करते हैं। हेड के अंदर क्या चीज़ होती है, टाइटल। टाइटल में अगर मैं यहाँ पे दूँगी, लेट से मेरे प्रोजेक्ट का नाम कार फर्स्ट है तो मैं यहाँ पे कार फर्स्ट ही लिख देती हूँ। तो अब इस स्क्रीन पे यहाँ पे index.html की जगह क्या लिखा हुआ नजर आएगा, कार फर्स्ट। ठीक है, ये आपका होता है टाइटल। टाइटल के बाद हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास अगर हमने इसके साथ एक बाय डिफ़ॉल्ट आता है फेव आइकन, ये नज़र आ रहा है आइकन है ये बेसिकली। अगर हमने यहाँ पे आइकन लगाना है तो हम क्या काम करते हैं, हमें पिक्चर्स चाहिए होती हैं। पिक्चर्स के लिए अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम जाएं और जहाँ पे भी हमारे पास XYZ जगह पे पिक्चर पड़ी है वहाँ से हम लगा लें। सेकेंडली हम यहाँ से ले लेते हैं, मैं यहाँ पे कार फर्स्ट लोगो लिखती हूँ तो वहाँ पे कार फर्स्ट वालों का ये लोगो आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, विच इज़ दिस, या जो भी आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। लेट से मैं यही पिक्चर सेव कर लेती हूँ, सेव इमेज एज, और फिर वक्त इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। अब ये पिक्चर यहाँ पर सेव हो गई है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हमने ये पिक्चर यहाँ पे लगानी है। तो हमने देखा था कि हमारे पास बॉडी के अंदर एक टैग होता है इमेज के नाम से। अब इमेज के अंदर अगर मैं खाली इमेज लिख देती हूँ, इमेज के टैग लगा देती हूँ, तो ये टैग जो है ये कुछ भी नहीं करेगा, खाली इमेज कुछ भी नहीं करती। ठीक है, तो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट एट्रीब्यूट मीनिंगलेस होते हैं। जैसे कि इमेज का टैग है तो इमेज का टैग विदाउट एट्रीब्यूट मीनिंगलेस है। इमेज के टैग के अंदर एक तो इमेज के टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। जितने भी टैग्स होते हैं वो प्रॉबेबली ओपन होते हैं, वो क्लोज भी लाजमी होते हैं, लेकिन देर आर वेरी फ्यू टैग्स जो कि जिनकी क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। तो इमेज के टैग जो है उसका क्लोजिंग टैग नहीं है। इमेज के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है सोर्स के नाम से एट्रीब्यूट, एक होता है ALT मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, SRC का मतलब होता है सोर्स और ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। सोर्स में हम पाथ देते हैं, एड्रेस देते हैं पिक्चर का, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम वो टेक्स्ट देते हैं जो उसके अल्टरनेटिव होता है। ALT हम यूजुअली फोकस करते हैं, ये हमारी SEO के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम इसमें कीवर्ड्स डालते हैं SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वैसे भी हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना चाहिए कि फॉर सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी पिक्चर जो है वो शो नहीं हो रही होती ब्राउज़र पे किसी वजह से, तो उसके अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ फिल वक्त लिख देती हूँ कि सर्वर इशूज़। ठीक है, और इसको सेव कर देती हूँ। तो अब क्योंकि हमने पिक्चर नहीं लगाई हुई तो यहाँ पे पिक्चर के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि सर्वर इशूज़। ठीक है, जिसकी वजह से पिक्चर शो नहीं हो रही, तो यूज़र को एक मैसेज इंडिकेट हो रहा है पिक्चर की जगह पे कि क्या मसला है जिसकी वजह से पिक्चर शो नहीं हो रही है। अब मुझे यहाँ पे एड्रेस देना है तो मैं डेस्कटॉप पे चली जाऊँगी। एड्रेस देने का सिंपल तरीका है, आप जाएँ अपनी लोकेशन पे। दिस PC में हमारे पास डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, तो डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास पिक्चर पड़ी हुई है जो कि वो ये है, किधर गई है,
नहीं हमने सेव, ये रही डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड के नाम से पिक्चर है। तो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है होम टैब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पूरा पाथ कॉपी कर लें। अब बजाय इसके कि आप अलग से लें, तो अब मैं पाथ अगर यहाँ पे इंटर करके पेस्ट करूँ तो आप देख रहे हैं कि पाथ जब कॉपी होता है तो विद इन्वर्टेड कोमास होता है, ठीक है। तो हमें इन्वर्टेड कोमास के साथ है, तो हमें इस इन्वर्टेड कोमास को देने की ज़रूरत नहीं है, वो पाथ के साथ ले लेता है और पेस्ट कर देंगे। अब ये पिक्चर का पूरा पाथ ले रहा है कि सी में ये फोल्डर है, उसमें ये फोल्डर है, उसमें ये है, उसमें ये फोल्डर है, तो वो फोल्डर टू फोल्डर कंप्लीट डिटेल्स दे रहा है। ओके, पिक्चर आ गई है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमें ये जो पिक्चर है बेसिकली ये तरीका नहीं है देने का, ठीक, यानी कि बार बार, और समटाइम्स ऐसा होता है कि पिक्चर इस वजह से नहीं भी आती, ठीक है। हमारे पास दो पाथ्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है कंप्लीट पाथ, ठीक है। जैसे हमने ये एब्सोल्यूट एड्रेस दिया अभी कि कंप्लीट सी में एक फोल्डर है, उसमें अलग फोल्डर है, उसमें अलग फोल्डर है, तो हम ये कंप्लीट एक पाथ दे रहे हैं। रिलेटिव पाथ का क्या मतलब होता है, शॉर्ट, खाली नेम यूज़ कर लें। लेकिन ये हम उस केस में करते हैं अगर मैं खाली download.jpg लिख लेती हूँ तो ये आपका काम नहीं करेगा। वजह क्या है? दूसरे फोल्डर में एग्जैक्टली, क्योंकि वो दूसरे फोल्डर में। तो हमने क्या काम करना होता है, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ एक फ़ोल्डर भी बनाते हैं, फोल्डर का नाम रख लेते हैं एसेट्स, ठीक है। एसेट्स होगी, इमेजेस होगी, कुछ भी, जितने भी पिक्चर्स वगैरह हैं, जो भी डाटा है, हमें एसेट्स के फोल्डर के अंदर रखेंगे। जैसे कि ये है फोल्डर, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगी और डेस्कटॉप में ही मेरे पास कार फर्स्ट का फोल्डर है, उसमें एसेट्स के फोल्डर के अंदर आके ही पिक्चर रखूँगी, पेस्ट कर दूँगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जब मुझे ओपन करना है तो मैं download.jpg अगर लिखती भी हूँ तो ये अगेन अभी यहाँ पे ओपन नहीं होगी पिक्चर। वजह क्या है कि मैं एसेट्स के फोल्डर में रखा है। इस केस में आप क्या काम करते हो, download.jpg कब काम करेगा, download.jpg तब काम करेगा अगर मैं ये जो पिक्चर है विच इज़ ओवर हेयर, मैं इसको यहाँ से कट करूँ और कट करके यहीं पे रख दूँ। अब जहाँ पे मेरी ये फोल्डर पड़ा हुआ है वहीं पे पिक्चर भी पड़ी हुई है, तो इस केसेस में क्या होगा, ये आ गई मेरी पिक्चर। इस केस में मेरी पिक्चर खाली नेम के साथ आ गई है। बट होता ये है कि ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। वो ये होगा कि एक मैस बन जाएगा फोल्डर में, जब आप सारी की सारी पिक्चर्स वीडियोस यहीं डाल दोगे। तो हम उसको एक फ़ोल्डर में रखते हैं, आपने कट करना है और यहाँ आके इसको पेस्ट करना है। और अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है यहाँ कोड में, तो हम इसके लिए सिंपल से तरीका लगाते हैं विच इज़ ./ ठीक है। ./ में आप ./ लगाओगे तो ये फोल्डर आ जाएगा एसेट्स सेलेक्ट करोगे, एसेट्स में download.jpg, ठीक है। तो इस तरीके से आप ./ के थ्रू, जब आप ./ लगाते हो वो खुद ही फोल्डर को वो कर लेते हैं, एमिट एब्रिविएशन के थ्रू ऑब्जर्व कर लेता है कि ये फोल्डर है, और आपको आप बता दोगे कि मेरा एसेट्स का फोल्डर है इसी फोल्डर में और उसके अंदर ये पिक्चर है। तो आपने अब जब भी पिक्चर देनी होगी आप यही लगाओगे ./assets और स्लैश करेंगे तो जितनी भी पिक्चर्स होंगी बीच में आ जाएंगी। हमेशा आपने यही चीज़ करनी है। अगर मेरे पास यहाँ पर इसके बाहर एक और फोल्डर होता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया है, ठीक है, एक और फोल्डर बनाया हुआ है और जो कि इमेजेस के नाम से है, ठीक है। और इमेजेस के फोल्डर के अंदर आके मैं एसेट्स का फोल्डर रखती हूँ। तो अब क्या होगा, अब क्या करना है मुझे, यहाँ क्या लिखना है, हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे ./ इमेजेस, और इमेजेस के अंदर एसेट्स का फोल्डर है और उसके अंदर ये पिक्चर पड़ी, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमें आ रहा ऑब्जर्व करने का। तो बेटर यही है कि हम एक ही फोल्डर रखें, ठीक है, और फिर चाहे वो इमेजेस का हो या चाहे वो एसेट्स का हो। तो यहाँ पे हम ये रखेंगे और एसेट्स वाले को बेशक डिलीट कर देते हैं। अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे पिक्चर शो नहीं होगी, रीज़न ये है कि पाथ गलत है, हम दे देंगे तो हमने पाथ देना है ./ इमेजेस के अंदर ये पिक्चर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ ही होता है पिक्चर का, कि हमने पाथ कैसे लेना है, एड्रेस कैसे देना है इमेजेस का, यानी एक फ़ोल्डर बनाएंगे और सिंपल फोल्डर का नाम देकर उसके अंदर पिक्चर, हमेशा ये काम करेंगे। अब इमेज के साथ यहाँ पे मुझे पिक्चर लगानी थी, जो कि यहाँ पे कार फर्स्ट के साथ यहाँ पे लगी हुई पिक्चर। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगी, मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, यहाँ आऊँगी टाइटल में। टाइटल के साथ आपके पास एक लिंक का टैग होता है। लिंक के टैग जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिलेशन देता है और href, दो एट्रीब्यूट्स देता है, rel और href। href लिंक होता है, लिंक में हमेशा एड्रेस देते हैं जो पाथ होता है कि पिक्चर का हो या चाहे या किसी लिंक का पाथ हो, जो URL हो वो देते हैं।
रिलेशन में होता है कि रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप ये है कि ये एक आइकन है, तो मैं यहाँ पे दूंगी आइकन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फेव, इसको हम फेव आइकन बोलते हैं, ठीक है, ये फेव आइकन होता है। यहाँ पे आके पिक्चर का पाथ दूंगी, तो मैं यहाँ पे आके दे दूंगी ./images के अंदर ये पिक्चर पड़ी हुई है और उसको एज अ आइकन पास कर रही हूँ। तो अब आपको यहाँ पे पिक्चर शो होगी, ये देखे नज़र आ रही, ठीक है। तो क्या होता है कि सिर्फ जो चीज़ आपको चेंज करनी पड़ती है, दी ओनली थिंग यू नीड टू चेंज इज कि आपको रिलेशन में आइकन लिखना है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। देन हमारे पास बॉडी में हम लोगों ने इमेजेस के अलावा देखी थी चीज़ें कुछ के 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। हेडिंग 1 है, ये फॉन्ट साइज़ में सबसे बड़ी होती है, ठीक है, और हेडिंग 2 फॉन्ट साइज़ में हेडिंग 1 से छोटी होती है। सिमिलरली हेडिंग 3, 4, 5 और 6 हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। जो H6 होती है वो सबसे स्मॉलर होती है इन साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे H6 सबसे छोटी है, देखें, ठीक है। तो H1 और H6 यहाँ तक ये इस तरीके से आपको शो होती है। H6 के बाद अब हम लोगों ने देखा कि बेसिकली इमेजेस होती हैं, हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग के बाद हमने पैराग्राफ देखा था। पी के टैग में हम पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ हम नॉर्मली खुद से भी लिख सकते हैं। अगर हमने खुद से लिखना, हम बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ लॉरेम इप्सम का देना चाहते हैं तो हम LO लिखेंगे, आ जाएगा। ये होती है एमिट एब्रीविएशन। एमिट एब्रीविएशन का मतलब होता है कि ये खुद हमारा जो बेसिकली टूल है वो एक्सेस कर रहा है कि हम हमारे कि क्या ये लिखना चाह रहे हैं। तो लॉरेम इप्सम का बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें, ऐसे करके एक पैराग्राफ आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगा। हम लोगों ने अब पैराग्राफ देखा है, इमेज देखी है। हमारे पास एक चीज़ होती है एक टैग। एक टैग के काम करता है, एक टैग होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या मतलब होता है? एंकर टैग के अंदर हम लोग बेसिकली किसी भी चीज़ को लिंक करवा रहे होते हैं, ठीक है। लिंक करवाने को एंकर टैग बोलते हैं। तो अब एक टैग के अंदर या जो एंकर के टैग होता है, हमने इसके अंदर लिंक पास करना है। अगर मैं सिंपल इधर आके एंकर टैग लिखती हूँ तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये लिंक नहीं बना हुआ। इस चीज़ को मुझे लिंक बनाना है तो मुझे इसके अंदर एट्रीब्यूट देना है। तो एंकर के टैग भी विदाउट एट्रीब्यूट मीनिंगलेस है, तो मैं इसको href का एट्रीब्यूट दूंगी। जैसे ही href का एट्रीब्यूट दूंगी, अभी मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, खाली एट्रीब्यूट का नाम लिखा है, ये लिंक बन जाएगा। ये देखें, हम इसको क्लिक वगैरह कर सकती हूँ, ठीक है। अब बात ये है कि मुझे इसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक वगैरह इजीली मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगी कि यहाँ पे अब मैं इसके अंदर अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं क्लिक करूँ तो ये कहीं पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? इसको एड्रेस देना पड़ेगा। लेट्स से मैं उसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट ये एड्रेस ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं ये URL उठा के कॉपी कर सकती हूँ। आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ये ठीक है। लेट्स से मैंने ये ओपन कर लिया, तो यहाँ पे मैं पाथ आके इसका दे दूँगी ये href में। href में आपने क्या काम करना है? href में आके वैल्यू देनी है कि आप इसके अगेंस्ट ओपन क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करूँगी। जैसे ही अब ये लिंक बन गया है, अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो मेरे पास वो वाला लिंक ओपन हो गया, देखें, कार फर्स्ट वालों का, ठीक है। बैक जाएंगे दोबारा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप एंकर के टैग जब भी क्लिक करें तो इसी टैब में ओपन हो रहा है। अगर मुझे इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करना है तो मैं यहाँ पे दूंगी टारगेट के एट्रीब्यूट, और टारगेट के अंदर हाइफन ब्लैंक। जब आप यूज़ करते हो टारगेट के अंदर हाइफन ब्लैंक तो ये हमेशा नेक्स्ट टैब में डाटा को ओपन करता है। अब अगर मैं एंकर टैग पर क्लिक करूँगी, नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है डाटा, ठीक है। तो जब जब क्लिक करूँगी नेक्स्ट टैब में ओपन होता जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ होती है बेसिकली हमारे पास एंकर टैग। उसके बाद हम लोगों ने ये बेसिक टैग से कुछ बेसिक स्मॉल टैग देखे, जैसे बी का टैग हो गया। बी का टैग क्या काम करता है? बोल्ड टेक्स्ट होता है। बी का टैग बोल्ड टेक्स्ट होता है। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपके लिए बी का टैग यूज़ होगा, ठीक है। बी का टैग बोल्ड करके लिखता है टेक्स्ट को। आई का टैग होता है, आई का मतलब होता है इटैलिक टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट को इटैलिक लिखेगा, ठीक है, इटैलिक फॉर्म में। देन आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग का टेक्स्ट होता है, टैग होता है सॉरी, ठीक है, टेक्स्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग का टैग इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, जो ये भी बोल्ड ही लिखते हैं आपके टेक्स्ट को, लिखता है ये लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास EM का मतलब होता है, ये एम्फसाइज्ड टेक्स्ट होता है। EM का मतलब होता है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट।
ये भी हमारा इटैलिक टाइप लिखता है डाटा को, ये देखें, ठीक है। तो ई का टैग आपका ऐसे काम करता है। देन हमारे पास SUP होता है। SUP का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो हमेशा आपके, सुपर का मतलब ऊपर होता है, हमेशा ये पावर में आता है, ये देखें। तो जो भी आप सुपर में लिखते हो चीज़ वो हमेशा पावर में आती है। मिसाल के तौर पर मैं इसके पीछे लिख देती हूँ 2, तो ये हम 2 के पावर में लिखा हुआ आएगा सुपरस्क्रिप्ट, लाइक दिस, ठीक है। अगर मुझे सबस्क्रिप्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे SUB दूंगी। SUB का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 की बेस में कोई चीज़ लिखना चाहती हूँ, तो 3 की बेस में मैं 2 लिखना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 2 को मैं SUB में दूंगी। SUB का मतलब होता है ये किस में आ जाएगा, बेस में। तो बेस में क्या चीज़ आती है हमारे पास, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है, सॉरी। देन हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बाद हमारे पास होता है मार्क टैग, ठीक है। मार्क टैग क्या काम करता है, मार्क का टैग जो होता है वो हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है। हाईलाइटेड टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। देन INS का टैग होता है। INS का मतलब होता है इंसर्टेड टेक्स्ट, तो ये आपका अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। इंसर्टेड टेक्स्ट और U का टैग, ठीक है। U का टैग ऑलमोस्ट सेम है, ये भी आपके अंडरलाइन के लिए ही काम आते हैं। ये टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो U का टैग हो गया, INS का टैग हो गया, बोथ आर सेम। उसके बाद हमारे पास कुछ स्मॉल टैग्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास Q का टैग होता है। Q का टैग जो है वो कोटेशन देने के लिए होता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कोटेशन दिया है कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, और हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कोटेशन है, ये इन्वर्टेड कोमास में आएगी, लाइक दिस, ठीक है। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमास में आ रही है। उसके बाद हमारे पास साइट का टैग होता है। साइट का टैग जो है वो ऑथर के नेम के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑथर का नेम दे देंगे, ऑथर का नेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि दिस बुक इज़ पब्लिश्ड बाय, तो जो पब्लिश्ड बाय है, पब्लिश्ड बाय, तो इसके पब्लिशर का नाम आएगा या ऑथर का नेम आएगा, वो हमारा साइट के टैग के अंदर आएगा, लाइक दिस। थोड़ा सा इटैलिक टू इस तरह फॉर्मेट में होता है साइट के टैग। देन हमारे पास एक चीज़ होती है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड के अंदर क्या होता है, ब्लॉक कोड के अंदर आपने किसी साइट से कोई डाटा कॉपी किया तो वो आपका यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चली जाती हूँ और मैं कुछ भी लिख देती हूँ यहाँ से, कुछ भी, सेलर सेंटर, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ और ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर लिख देती हूँ मैं। तो ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से लेट से मैंने कॉपी कर लिया ये कोई डाटा, ये द फर्स्ट कंप्यूटर, और ये देयर कैपेसिटी से फोरकास्टिंग तक लेट से मैंने कॉपी कर लिया। तो ये डाटा हमारा ब्लॉक कोड के अंदर आएगा। ब्लॉक कोड के अंदर हमने जिससे डाटा कॉपी जो करते हैं वो लिखते हैं, और ब्लॉक कोड के अंदर जिस वेबसाइट से डाटा कॉपी किया है हम उसको कॉपी करते हैं, हाँ, और उसका URL देते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आऊँगी, यहाँ पे साइट का एट्रीब्यूट होता है। साइट के एट्रीब्यूट में आप लोकेशन देते हो कि कहाँ से आपने डाटा को कॉपी किया है। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। उसके बाद ये देर कुछ है, तो ब्लॉक कोड आपका इस तरीके से काम कर रहा है। देन आपके पास टैग होता है बेसिक ABBR के नाम से, ठीक है। ABBR एब्रीविएशन होती है, ठीक है। लेट्स से मुझे किसी चीज़ की एब्रीविएशन देनी है। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि लेट्स से एपकॉम्स, ठीक है। एपकॉम्स की एब्रीविएशन है, या APS दे देते हैं, स्मॉल एब्रीविएशन, आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो हम कहेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल। तो इसके एब्रीविएशन के अंदर आपके पास टाइटल का एट्रीब्यूट होता है, और टाइटल के अंदर आप उसकी बेसिकली एब्रीविएशन देते हो। अब मैं यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स आ जाते हैं, जब इस पर आप हॉवर करते हो, हॉवर का मतलब थोड़ी देर लेके जाते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल।
तो ये आपको इस तरीके से क्लियर होता है एब्रीविएशन का टैग। देन हमारे पास एड्रेस का टैग होता है। एड्रेस के अंदर हम एड्रेस देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एपटेक का दे देती हूँ, तो मैं कहूँगी कि ऑपोजिट KFC चांदनी चौक कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी। तो अब यहाँ पर इसको मैं सेव करती हूँ। यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है। अगर आपको कहीं पे लाइन की ब्रेक चाहिए, जैसे कि मैं कहती हूँ कि कमर्शियल मार्केट में यहाँ पे मुझे ब्रेक चाहिए, तो आप लगाएंगे BR का टैग। ठीक है, BR का टैग जो है वो बेसिकली लाइन ब्रेक के लिए होता है। BR का मतलब होता है ब्रेक, लाइन ब्रेक देते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अगेन रावलपिंडी में आपको ब्रेक चाहिए तो आप यहाँ पे BR के टैग देंगे। तो जितनी भी आपको जिस जगह पे डाटा नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो आप ब्रेक का टैग लगाते हो या BR का टैग। ये आपका एड्रेस आ गया। इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है वीडियो के नाम से। वीडियो का मतलब होता है, वीडियो स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड का मतलब है, हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड में हम डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन किस चीज़ की, लेट्स से मैंने पाकिस्तान लिखा है, मैं इसकी डायरेक्शन दे देती हूँ लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन क्या होती है, जो अभी आपका डाटा जिस तरह शो हो रहा है ये लेफ़्ट टू राइट है डायरेक्शन। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को राइट टू लेफ़्ट कर दूँ, राइट टू लेफ़्ट RTL। ठीक है, डायरेक्शन को मैंने कह दिया कि राइट टू लेफ़्ट है, तो पाकिस्तान उल्टा लिखा हुआ शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये होती है आपके पास वीडियो, मतलब कि उसकी डायरेक्शन। ये कुछ बेसिक से टैग्स हैं जो कि हमने देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली कमेंट अगर हमने करना है तो कमेंट के लिए हम कंट्रोल और बैकस्लैश लगाते हैं। जिस भी चीज़ को कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे इसको कमेंट करना है तो जिस चीज़ को कमेंट करना होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो चीज़ कमेंट हो जाती है। तो ये कमेंट हो गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की टाइप नहीं बताई कि वी आर यूजिंग HTML5। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं, सॉरी, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे अब आप देखेंगे कि स्लाइड से डिफरेंस ऊपर टॉप से होगा कि नीचे हो जाएगा डाटा। ये तो ये क्या है कि ये लेटेस्ट वर्जन हम HTML5 यूज़ करें। अब देयर आर सम टैग्स, हमने देखा है कि जो है वो टैग्स बेसिकली आपके कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैंड अलोन टैग्स होते हैं, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, एलिमेंट और टैग दोनों एक ही चीज़ है। एलिमेंट को टैग भी बोलते हैं, टैग को एलिमेंट भी बोलते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैंड अलोन होते हैं, कुछ कंटेनर स्टैंड अलोन का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है। अब हमने हेडिंग को देखा है कि हेडिंग जो है वो पहली रो में आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग भी अगली रो में आ रही है। तो इसका मतलब है ये आपके पास कंटेनर एलिमेंट है। कंटेनर का मतलब ये कि ये पूरी की पूरी वन रो ले रहे हैं, अपने आप को जो लिख रहे हैं वो पूरी रो है। ठीक है, पूरी रो यहाँ तक इसने ली है। अगर मैं स्टैंड अलोन की बात करूँ तो कहने का मतलब है ये जो एंकर टैग है, एंकर टैग के बाद उसके आगे ही बोर्ड का टेक्स्ट आ गया, उसके आगे ही इटैलिक का टेक्स्ट आ गया, उसके आगे ही इंपॉर्टेंट सारे टैग्स एक ही लाइन में आके, तो दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, अगर अब हमें इसको नेक्स्ट लाइन से हटाना है तो हमें बार बार क्या काम करना पड़ेगा, ब्रेक का टैग लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी मैं लगाऊंगी BR का टैग, अब जाके इस एंकर टैग के बाद ब्रेक आएगी, तो ये एंकर टैग के बाद अब ब्रेक आएगी क्योंकि मैंने यहाँ ब्रेक लगाई। ये देखें, अब मुझे बोल्ड के बाद BR चाहिए तो मैं यहाँ आके बोल्ड के बाद क्या लगाऊंगी, BR। कहने का मतलब है कि इस तरह मुझे बार बार लाइन ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी, और कितनी ज़्यादा लाइन ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी, और ये कोई अच्छा तरीका भी नहीं है। तो हम इसके बजाय क्या काम करते हैं, हमारे पास BR लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसकी जगह क्या काम करते हैं, हमारे पास HTML5 के अंदर एक टैग है, प्री का टैग है। ठीक है, जहाँ से लेके हमें, जैसे कि ये एंकर टैग है, अब इस एंकर टैग से हमें अगली लाइन पर डाटा चाहिए तो हम यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे PRE का मतलब है प्री का टैग, और जहाँ पे हमें एंड चाहिए, यानी कि डाटा हमारा हर एक अगला लाइन पे चाहिए तो हम वहाँ पे इसको एंड करेंगे। मुझे यहाँ तक डाटा नेक्स्ट सारी जितनी भी इसके अंदर डाटा है सारा अगली लाइन पे चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे, तो मैं ये लूँगी। लेकिन इससे डिफरेंस ये होता है कि थोड़ी सी लेफ्ट से स्पेसिंग आ जाती है। ठीक है, और आपका जो फॉन्ट है वो इफेक्ट होता है इससे। ठीक है तो ये चीज़ होती है, फॉन्ट इफेक्ट होता है, फॉन्ट का साइज़
और फॉन्ट फैमिली और साथ में थोड़ा सा लेफ़्ट से मार्जिन आ जाता है या स्पेस आ जाती है जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ होती है, प्री का टैग हमारा ये काम करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही थी, स्टैंड अलोन और कंटेनर एलिमेंट का डिफरेंस बेसिकली। तो हम 2 मिनट के लिए प्री का टैग हटा लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ दोनों में डिफरेंस। अभी हेडिंग है, हेडिंग को अगर मैं स्टाइल देती हूँ, लेट से मैं यहाँ पे हेडिंग को आके कह देती हूँ कि स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने कह दिया कि रेड है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज़ रेड। तो यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हेडिंग का क्या हुआ है, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। इसका मतलब है कि ये कंटेनर एलिमेंट है, ये पूरी की पूरी रो लेता है, ये अपने आगे जगह खाली नहीं छोड़ता। ऑल्दो मेरी हेडिंग 1 यहाँ तक आ रही है लेकिन इसके आगे जगह खाली है, लेकिन ये इसको खाली कंसीडर नहीं करता, ये पूरी की पूरी रो लेता है, चाहे आप एक एच क्यों ना लिख दें बीच में। अगर इसी के बजाय मैं यहाँ पे आके बोल्ड टेक्स्ट के अंदर लिखूँ कि स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर रेड, तो क्या होगा, ये उतनी सी जगह लेगा जितनी रिक्वायर्ड है इसको, यानी जितना इसके टेक्स्ट की इसकी टेक्स्ट ने जितनी जगह ली है ये उतनी ही लेगा। सिमिलरली मैं इटैलिक टेक्स्ट को आके स्टाइल दे देती हूँ, अगर मैं इसको आके कह देती हूँ कि स्टाइल में बैकग्राउंड कलर जो है वो दे दो इसको रेड, तो क्या होगा, ये उतनी ही जगह लेगा जितनी रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से ये सारे टैग्स जो हैं ये उतनी जगह ले रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड है। तो किस केस में हमारे पास डाटा एक ही लाइन पे आ जाते हैं दोनों टैग, मतलब अगर मैं इस बोल्ड टेक्स्ट के बाद, ठीक है, इस बोल्ड टेक्स्ट के बाद अगर मैं यहाँ के हेडिंग डालूँ, ठीक है, इस बोल्ड टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ के हेडिंग डालूँ, लेट से मैंने H1 डाल दी। अब H1 कंटेनर एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट है ना, कंटेनर का मतलब होता है ये पूरी की पूरी वो रो लेता है। तो क्या ये अगली लाइन पे आएगा या फिर इसी के आगे आएगा, इसके आगे आएगा या अगली, ठीक है। ऑल्दो बोल्ड टेक्स्ट के आगे जगह खाली थी, ठीक है, सारी खाली थी, लेकिन ये इसलिए नहीं आया यहाँ पर, वजह यह है कि बेशक ये जगह खाली है अगली वाली, लेकिन इसको तो ये वाली भी जगह चाहिए ना। तो जब भी आप कंटेनर एलिमेंट लिखोगे तो कंटेनर एलिमेंट हमेशा नेक्स्ट रो के ऊपर ही आएगा, वो पूरी की पूरी, ये पिछली वाली भी जगह लेता है और अगली भी लेता है, उसको 1 रो चाहिए। तो उस केसेस में हमारे पास एक ही लाइन में दोनों टैग्स आ जाते हैं जब दोनों के दोनों क्या हो, स्टैंड अलोन, ठीक है, ये भी स्टैंड अलोन और ये भी, यानी कि ये भी उतनी जगह ले जितनी रिक्वायर्ड और ये भी, तो उस केसेस में हमारे पास दोनों एक ही रो में आ जाते हैं डाटा। ये होते हैं डिफरेंसेस बेसिकली कंटेनर एलिमेंट में और हमारे स्टैंड अलोन एलिमेंट के अंदर। अब हम लोगों ने यहाँ देखे कि हमारे पास 3 किस्म के बेसिकली जो है वो स्टाइलिंग होती है। एक होती है इनलाइन स्टाइलिंग, एक होती है इंटरनल स्टाइलिंग, एक होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग ये थी जो मैंने अभी किया है, यानी कि टैग के अंदर ही मैंने इनलाइन स्टाइलिंग दे दी कि ये इसका कलर है, ठीक है। देन हमारे पास होती है इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग वो होती है जो कि हेड के अंदर होती है। हेड के अंदर हम एक टैग देते हैं स्टाइल के टैग, ठीक है, स्टाइल की टैग के अंदर हम आके स्टाइलिंग करते हैं, ये होती है हमारी इंटरनल स्टाइलिंग। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये जो मेरा स्ट्रॉन्ग का टेक्स्ट है इसको कोई अच्छा सा कलर दे दो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी स्ट्रॉन्ग नेम, टैग का नेम, और अंदर मैं दे दूँगी कि कलर इसका कर दो ब्लू। तो अब हम देखेंगे कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा होगा वो ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रॉन्ग का टैग है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के टैग हमारे पास ये होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का टैग हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है और ये क्या काम करता है, आपके टेक्स्ट को हाँ बोल्ड कर लेता है। तो हम लोगों ने इसको दे दिया कि स्टाइल के अंदर आके ये स्टाइलिंग दे दी। अब मैंने एक्सटर्नल एक शीट बनाई है, हमने देखा है, यानी कि अलग से एक शीट बनाई है स्टाइल शीट, और मैं यहाँ पे आके इसको दे देती हूँ कि लेट से मैं कह देती हूँ कि मेरी हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 में जो टेक्स्ट का कलर है वो कर दो वाइट। मैंने ये स्टाइल दे दिया है। अब ये यहाँ पे अप्लाई होगा, नहीं होगा। वजह ये है कि मैंने यहाँ पे बनाई है लेकिन स्टाइल शीट को लिंक नहीं कराया, तो हमें लिंक कराना पड़ता है। और लिंक कराने का तरीका होता है, हम हेड के अंदर लिंक कराते हैं। हेड के अंदर लिंक कराने का तरीका होता है, हम देते हैं LIN के लिंक के अंदर हम रिलेशन और href, अगेन उसमें 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप में अभी हम आइकन नहीं लिखेंगे, रिलेशनशिप में हम अब लिखेंगे स्टाइल शीट, बिकॉज ये एक स्टाइल शीट है। और href में आके लिंक दे देंगे, तो मैंने बताया था लिंक कैसे देते हैं, /, तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्टाइल शीट .css,
HTML के लिए डॉट HTML एक्सटेंशन होती है, CSS के लिए डॉट CSS एक्सटेंशन होती है। तो अभी हमने देखा कि इसकी हेडिंग क्या होगी, वाइट कलर में होगी, यानी कि स्टाइल शीट लिंक होगी। अब मैं यहाँ आके सारी स्टाइलिंग दे सकती हूँ, यानी कि मैं बॉडी का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे आके कर दूँगी कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर लो, लेट्स ठीक है, मैं कह देती हूँ ये कोई एंटीक वाइट कर लें, तो लाइट सा डिफरेंस आया है, ठीक है, आपको फील होगा बिल्कुल लाइट सा, ये ऊपर क्योंकि कलर भी चेंज हो गया ना। अब आपने एक चीज़ देखी है कि ये आपके पास बेसिकली सारा जो है ना ओवरऑल इसके ऊपर जो है वो शीट हमारी लिंक हो गया। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करूँ, अब आपने देखा है कि यहाँ पे H1 है, ठीक है, H1 को मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है रेड, और यहाँ पे मैं अगेन H1 को बैकग्राउंड कलर दे दूँ लेट्स से एक्वा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि रेड वाला अप्लाई होगा या एक्वा कलर अप्लाई होगा। दोनों को मैंने यहाँ पे ये वाला भी दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर रेड, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है एक्वा। बैकग्राउंड कलर जो अप्लाई होगा वो होगा ये वाला रेड वाला। रीज़न क्या है, अगर मैं इसको लोड करूँ, रीज़न ये है रेड वाला इसलिए अप्लाई होगा, इस पर रेड अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर हाँ इसके ऊपर एक्वा अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये H1 जो पहले वाला है उसके ऊपर वो अप्लाई होगा सेकंड वाले पे इसलिए हुआ है। खैर वजह ये है क्योंकि मैंने स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टाइल दिया हुआ है ना, इस वजह से। कहने का मकसद ये है कि जो मेरा H1 होता है बेसिकली, ठीक है, इसको फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं बेशक। यहाँ पे हम लोगों का जो H1 होता है, H1 हमारे पास जो प्रेफरेंसेस की मैं बात करूँ तो प्रेफरेंसेस सबसे ज़्यादा जो हाई होते हैं वो हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग के होते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब है कि अगर आपने टैग के अंदर ही कोई स्टाइल लगाया हुआ तो सबसे पहले वो अप्लाई होगा, ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी उसको मिलती है। सेकंड जो प्रायोरिटी मिलती है वो किसको मिलती है, इंटरनल CSS को, और जो आखिरी प्रायोरिटी मिलती है वो मिलती है हमारी एक्सटर्नल CSS को। यानी कि बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ आके कर देती हूँ ना ब्लैक ही लेट से, तो मेरी एक्सटर्नल CSS को प्रेफरेंस मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने तीनों तरीक़ों से कलर दिया हुआ है, यानी कि इनलाइन भी दी हुई है, इंटरनल भी दिया हुआ है और एक्सटर्नल भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले मेरी इनलाइन CSS अप्लाई होगी। और अगर मैं इनलाइन CSS से ये हटा देती हूँ, ठीक है, तो अब मेरी इंटरनल होगी, और इंटरनल में क्या कलर लगा हुआ है, एक्वा। यहाँ पे क्या कलर लगा, ब्लैक, तो अप्लाई कौन सा वाला होगा, ये वाला एक्वा वाला होगा, ये देखें। लेकिन ये तो ब्लैक हो गया, क्यों, ब्लैक नहीं होना चाहिए, एक्वा होना चाहिए, ब्लैक क्यों हो रहा है। बैकग्राउंड कलर ब्लू करके देख लेते हैं, फिर भी यही हो रहा है। अच्छा ब्लू हो रहा है। अगर मैं यहाँ के H1 को दे दूँ, ओहो अच्छा, ये इसको क्यों दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है, लेकिन वैसे प्रेफरेंसेस जो मिलते हैं वो मिलते हैं इंटरनल CSS को, इंटरनल CSS को मिलते हैं। हाँ यूज़ तो कम होता है, लेकिन ये है कि वैसे प्रेफरेंसेस इंटरनल को ही मिलते हैं। मैंने तीनों से अप्लाई किया हुआ है ना, इनलाइन को मिलते हैं, इनलाइन को ना मिले तो फिर इंटरनल को मिलते हैं, देन एक्सटर्नल को मिलते हैं। तो बहरहाल ये इस तरीके से मेन डिफरेंस यही होता है इनलाइन में, इंटरनल में और एक्सटर्नल CSS में। पहली प्रेफरेंस जो मिलती है वो इनलाइन को मिलती है, देन इंटरनल को एंड देन एक्सटर्नल को। यहाँ चेक कर लेते हैं, मैं भी
मैंने यहाँ पे लेट्स से दिया हुआ है H4 हेडिंग 4 और यहाँ पे दोनों जगह देख लेते हैं। हेडिंग 4 को यहाँ पे दे देते हैं कलर रेड और हेडिंग 4 को यहाँ दे देते हैं कलर ग्रीन। ग्रीन अप्लाई हो रहा है। फिर एक्सटर्नल को भी प्रेफरेंस हाई मिल रही होगी, एक्सटर्नल को फिर हाई मिल रही होगी, देन इंटरनल को वैसे मिलती इसी को थी, अब पता नहीं शायद मे भी यहाँ पे क्या, लेकिन अभी है अभी के अकॉर्डिंग जो है वो फिर एक्सटर्नल को हाई मिल रही है। तो यानी कि एक्सटर्नल अप्लाई होती है इन लाइन के बाद एंड देन लास्ट में इंटरनल अप्लाई होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसको मिलती है। अच्छा, हम जो काम करेंगे यूजुअली हमने ये करना है, हम एक्सटर्नल ही करेंगे चाहे इसको प्रेफरेंस मिले या ना मिले। वजह ये है, रीज़न ये है कि जब हम अपना काम कर रहे होते हैं बेसिकली, तो अगर हमें हमारा क्लाइंट कह देता है कि आप स्पेसिफिकली कोड में कोई चेंजिंग कर दें या कुछ भी, ठीक है, तो हम पूरे कोड में जाके बार बार अलग अलग नहीं जाके चेंजिंग कर सकते स्टाइल में, ठीक है, ना ही जाके देखेंगे कि यहाँ पे किधर है। हमने एक ही शीट बनाई होगी, हम उसके अंदर जाके सिंपल सी तरीके से सारी जितनी भी शीट स्टाइल हुआ होगा वो एक ही शीट में अप्लाई होगा और उसके अंदर आके हम जो है चेंजिंग करेंगे। तो इस वजह से हम स्टाइल शीट को अलग से बनाते हैं ताकि हमें बाद में जो चेंजिंग करनी हो तो इशूज़ ना हो। ये कुछ बेसिक से टैग्स हैं जो हमने बेसिक टैग्स देखे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टेबल्स, ठीक है। तो टेबल्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टेबल में फिर डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि वो बड़ा एक टॉपिक हो जाता है टेबल्स पे, तो वो नेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे। फिर वक्त के लिए इतना बहुत है। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ गई? ठीक है, ओके।